Hello, good morning, welcome everyone to the legal aptitude class for the topic Law of Contract. आज हम पढ़ेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, ये किस चीज़ से बना है, इसके को बनाने के लिए एसेंशियल्स चीज़ें क्या हैं और भी सारी चीज़ें हम डेप्थ में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपके लिए दो पार्ट में होगी। एक पार्ट में हम इसकी बेसिक चीज़ें सीखेंगे, दैट इज़ फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 75, जो हमारी नेक्स्ट होगा आपके CSWT के लिए एप्लीकेबल होगा, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये क्यों बना, किस लिए बना, ये सब का मायने नहीं है आपके लिए, क्योंकि हमारी ICSI के मॉड्यूल में नहीं है तो रेलिवेंट नहीं है। बस ये बना तो ये बना इसलिए ताकि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको आप लीगली एनफोर्स कर सको। लीगली एनफोर्स करने का मतलब क्या है? मतलब कि आप उसको लीगली कोर्ट में चैलेंज कर सको जब भी वो फुलफिल नहीं होता है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट की ऐसे हो सकती है कि आप एक पार्टी हो, ये आप हो, ठीक है, ये आपका स्कूल है, ठीक है। स्कूल में आपके प्रिंसिपल ने बोला कि जो आपके स्कूल का प्रिंसिपल है कि अभिषेक, इसको सपोज कर लेते हैं, अभी नाम है इसका, अभिषेक, कि अगर तुम 90% मार्क्स अपने ले आते हो तो फिर मैं तुम्हें एक कार गिफ्ट करूंगा, ठीक है। तो अभिषेक ने बोला कि सर मैं 90% मार्क्स तो ले आऊँगा, बट मैं तो अभी लीगली एज में पहुँचा ही नहीं कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बने, तो मैं कार चलाऊँगा कैसे? तो प्रिंसिपल ने बोला था छोड़ो इस बात को, मैं तुम्हें कार के साथ साथ तुम्हारे क्रश के साथ एक डेट भी फिक्स कर दूंगा, डेट विद क्रश, ठीक। तो अभिषेक ने बोला अब तो मैं पक्का 90% मार्क्स ले आऊँगा। तो क्या ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है कि नहीं फॉर्म होता है? इसी सब चीज़ों को हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या ये लीगली एनफोर्सेबल है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं अगर प्रिंसिपल अपना पार्ट प्ले नहीं करता है या फिर अभिषेक अपना पार्ट नहीं प्ले करता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। आई होप इतना इंट्रोडक्शन आपके लिए इनफ होगा। अभी एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन दिया है आपको कि कैसे ये एनफोर्स होगा। चलते हैं, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशन जैसा कि बोलती है, डेफिनेशन बोलती है सेक्शन 2H में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या बोलती है डेफिनेशन? डेफिनेशन बोलती है अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट enforceable by law between two or more persons creating right and obligations। अभी तक हमने जितना पढ़ा इसमें हमारे 3 कीवर्ड्स आए। हमारा पहला कीवर्ड है enforceable by law, सेकेंड है between two or more persons, और थर्ड है creating legal rights। अब इन तीनों टर्म का हम मतलब समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा टर्म है वो है enforceable by law। ऐसी कोई भी चीज़ जो हम कोर्ट में केस करके उसको एक्शन में ला सकते हैं या फिर उसको क्लेम करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं हमारी एनफोर्सेबल बाय लॉ। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट का सबसे एसेंशियल एलिमेंट्स होता है इट इज फॉर्म बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, यानी कोई एक अकेला इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है। एग्जाम्पल अगर मैं इसका दूं तो टू और मोर पर्सन्स का एग्जाम्पल होगा कि एक पर्सन है आप और एक पर्सन है आपका ब्रदर, दोनों एक पार्टनरशिप चलाए थे। उस पार्टनरशिप का नाम था, सपोज करते हैं, ब्रदर्स एंड पार्टनर, ब्रदर्स एंड पार्टनर, ठीक है। अब कंपनी, क्योंकि आप अभी नए नए एकदम को आए थे तो आप नहीं वो पार्टनरशिप रन कर पाए और वो डिसॉल्व हो गई। जब डिसॉल्व हो गई तो आपने और आपके ब्रदर ने डिसाइड किया कि हम सारी असेट्स अपनी पार्टनरशिप की एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे आपके आते हैं पड़ोसी। पड़ोसी को ये हजम नहीं हुआ कि आपकी पार्टनरशिप भी नहीं चली और आप उस
के एसेट्स भी एक्वायर कर लोगे। तो वो गया टैक्स कंसल्टेंट के पास, उसने बोला कि ये लोग जो है अपनी असेट्स को एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 50-50 रेशियो में, तो आप इस पर टैक्स क्यों नहीं लगाते। तो फिर टैक्स कंसल्टेंट ने कहा कि मूर्ख बालक, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे में असेट्स डिवाइड कर रहे हैं, ना कि बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं असेट्स का। जब भी किसी चीज़ का बाइंग और सेलिंग होती है तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि तब दो लोग डिफरेंट पर्सन्स होते हैं, एक आप होते हो, एक दूसरा इंसान होता है। या तो आप कोई चीज़ खरीदते हो या तो आप कोई चीज़ बेचते हो फॉर सम कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? ज़्यादातर टर्म्स में मनी होता है या फिर कोई और चीज़ के लिए होता है। तो अगर मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ तो ये बोलता है अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ between two or more persons creating legal right and obligation। legal right और obligation क्या होगा? legal right and obligation होगा कि अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म करते हो, आपने, एग्जांपल देता हूँ इसका, आपने अपने पड़ोसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया कि मैं तेरे घर पे आके पुताई कर दूंगा, पेंटिंग कर दूंगा तुम्हारे घर की, बहुत अच्छा एनिमे बना दूंगा आपकी दीवार पे, और आपने बोला कि इसके लिए मुझे 10 बाल्टी पेंट लगेंगे नेरोलैक के, प्लस आपने उसको काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि मेरे को स्टेंसिल्स लगेंगे, मेरे को ब्रश लगेंगे और आप इन सब का इंतज़ाम कर देना। तो आपने उसको क्या दिया? आपने बोला कि मैं आपके यहाँ एनिमे आके बना दूंगा आपके वॉल्स पे, बट उसके लिए आप मुझे पेंट, ब्रश और स्टेंसिल्स देना। अब अगर आप नहीं जाते हो या फिर वो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता, तो उसके ऊपर राइट और ऑब्लिगेशन आता है बोथ पार्टीज पे, यानी सेम चीज़ आप पे भी अप्लाई होगी, सेम चीज़ आपके पड़ोसी पे भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे इसके कहने का मतलब यही है कि वो राइट और ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देता है, किस पे? जो दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में होती है और जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होता है लॉ में। आई होप इतना समझ आया होगा। और यहाँ पे बोलता है टू एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? पहला एग्रीमेंट है, दूसरा है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन यानी लीगल ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ। ऐसी कोई भी ड्यूटी जो लॉ के थ्रू एनफोर्स होती है वो हमारी ऑब्लिगेशन हो गई। और एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है प्रॉमिस एंड एक्सेप्टेंस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, यानी कोई भी ऐसा वादा या फिर ऐसी कोई भी बोली चीज जो कि कंसिडरेशन के बदले में होती है, वो हमारी एक्सेप्टेंस होती है। इसका एक एग्जांपल होगा कि आप किसी लड़की से बोलते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगा, ठीक है, बदले में तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो आपने उसको क्या दिया? प्रॉमिस दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और कंसिडरेशन में क्या लिया? आपने कंसिडरेशन में लिया कि तुम्हें साथ रहना पड़ेगा। दैट इज योर कंसिडरेशन। तो अभी तक हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट। Contract is an agreement enforceable by law between two or more persons creating right and obligation, and the essential elements of contract are agreement as well as obligation। जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट यानी कि कोई प्रपोजल होगा, आप किसी चीज़ को प्रपोज करोगे सामने वाले को और वो एज इट इज आपको वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है, तो और उससे लीगल ऑब्लिगेशन भी कोई बनता है, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि आप और आपके फ्रेंड, ये हो गए आप बड़े मुंह वाले, ये हो गया आपका छोटे मुंह वाला फ्रेंड, ठीक है। ये दोनों हैं, ये दोनों गए एक पेडलर के पास। पेडलर क्या होता है? पेडलर इज अ पर्सन हु सेल्स ड्रग्स, ठीक है, मेडिकल यूज वाले ड्रग्स हैं, दूसरे वाले उसके पास गए। आपने उससे बोला कि मैं तुम्हें कंसिडरेशन पे कर रहा हूँ, कंसिडरेशन दैट इज योर मनी, ठीक है, और तुम मुझे जो है वो नार्कोटिक सब्सटेंसेस दोगे, सिर्फ और ऑल निकोटीन दोगे या फिर ड्रग्स दोगे, ड्रग्स यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। आपने उसको कंसिडरेशन तो दिया, आपने उसको खूब सारे पैसे दिए, ठीक है, लाखों रुपए दिए, बट उसने आपको ड्रग्स नहीं दिया। तो क्या अब इसको आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हो इसके खिलाफ
कि जज साहब इसने तो मेरे साथ धोखा दिया, ये तो मेरी एक्स से भी ज़्यादा बुरा था, मैंने इसको अपना टाइम दिया, अपने पैसे दिए, बट इसने मेरे को कुछ दिया ही नहीं बदले में। तो यहाँ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो ड्रग्स है वो हमारा इंडियन जो कानून है वो अलाउ नहीं करता। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ड्रग्स खरीदना लॉ के थ्रू अलाउड नहीं है, इसीलिए आप चाहे उसको कंसिडरेशन दो, चाहे आप उस चीज़ को कुछ भी दो, बट आप इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करवा सकते हो दूसरे पर्सन से, क्योंकि वो चीज़ लीगल नहीं है। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे आती है हमारी डेफिनेशन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है, क्योंकि हमने उस पहली वाले स्लाइड में पढ़ा था एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें दो था, एग्रीमेंट प्लस ऑब्लिगेशन, दैट इज योर लीगल ऑब्लिगेशन। तो पहले एग्रीमेंट क्या है? एन एग्रीमेंट गिव्स बर्थ टू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये हम कॉन्ट्रैक्ट की मदर बोल सकते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्ट्स मदर, ठीक है। जैसे हमारे जीओटी में थी मदर ऑफ ड्रैगन, वैसे ये हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट की माँ है, इसी से कॉन्ट्रैक्ट जन्म लेता है। As per section 2E of the Indian Contract Act, every promise and every set of promise forming the consideration for each other is agreement। क्या कहने का मतलब है? इसके कहने का मतलब है कोई भी ऐसा वादा या वादों की लड़ी जो कि कंसिडरेशन के बदले दी गई होती है वो एग्रीमेंट होता है। एक छोटा एग्जांपल है इसका कि एक लड़की से आप मिलते हो कैफे में, आप जाते हो, उससे बात करते हो और आप उससे बोलते हो कि आई पे दिस बिल फॉर यू, बट बदले में आपको मेरे साथ कहीं घूमने चलना पड़ेगा। तो ये आपका एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। आप किसी इंसान को प्रेशराइज नहीं कर सकते हो, आप उसके ऊपर कोई एक ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं डाल सकते हो कि मैं दूंगा तो तुम्हें करना पड़ेगा। ये एक प्रपोजल होता है। एग्रीमेंट क्या होता है हमारा? एग्रीमेंट हमारा ऑफर टाइप का होता है कि आप पहले ऑफर देते हो, ठीक है, और वो सामने से आपको अपनी हामी या नामी बोलता है। हामी यानी आपको वो या तो एग्री करता है या फिर वो डिसएग्री होता है। अगर उसने एग्री कर लिया तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और अगर वो डिसएग्री कर दिया तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आप अपने घर से कुछ दूर निकलते हो, चलते हो और पान वाली गुमटी पे जाते हो। आप पान वाले भैया से बोलते हो कि भैया मेरे को एक सिगरेट दे दीजिएगा, लेकिन घर पे किसी को मत बताइएगा, बदले में मैं आपको 50 रुपये देता हूँ। सिगरेट कितने की थी? 10 रुपये। और 40 रुपये किस लिए दिए आपने? कि वो किसी को नहीं बताएंगे। अगर उस चीज़ पे वो एग्री हो जाते हैं तो यानी कि उन्होंने आपका जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लिया है और वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, क्योंकि आपने कंसिडरेशन भी दी प्लस उनसे प्रॉमिस भी ले लिया, और वो लीगली भी है क्योंकि आपने किसी चीज़ को ना करने के लिए उनको दिया और वो चीज़ नहीं करेंगे। दैट इज योर एग्रीमेंट। अब सेकंड पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, यानी कि आप गुमटी वाले भैया को प्रपोज कर रहे हो, सिग्निफाइज इज असेंट। असेंट यानी कोई भी चीज करने के लिए हाँ कहना या फिर ना कहना। देयरटू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, यानी कि जो आपने प्रपोजल दिया है वो एक्सेप्ट हो जाता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप अपनी क्रश को प्रपोज करते हो, अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है तो वो आपका प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, यानी वो एक एग्रीमेंट बन जाता है। और अगर वो मना कर देती है तो वो चीज़ वहीं पे खत्म हो जाती है। अब प्रपोजल वन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जब भी एक प्रपोजल एक्सेप्ट होता है प्रॉमिस बन जाता है। जैसे हमारे एग्जांपल में गुमटी वाले भैया ने आपसे 50 रुपये लेके अपनी असेंट दे दी कि मैं नहीं बताऊंगा, तो वो अब उनका प्रॉमिस बन गया। An agreement therefore comes into existence when one party makes a proposal or offer to the other party and that other party signifies his assent। यानी कि आपको, ठीक है, अपना एग्जांपल कंटिन्यू करते, आप अपने घर से गए, ये घर है करीब 12 किलोमीटर दूर गए, यहाँ पर एक आपकी गुमटी वाले भैया हैं, बंदे से, ठीक है, सुंदर भी हो सकते हैं,
उनसे आपने कहा कि भैया एक सिगरेट दीजिएगा और मैं आपको 50 रुपये देता हूँ और 40 रुपये आपके, 10 रुपये सिगरेट के, और आप किसी को मत बताइएगा। यानी कि आपने उनको एक प्रपोजल दिया। क्या दिया? प्रपोजल दिया कि भैया, प्रपोजल दिया कि भैया मैं आपको 40 रुपये दे रहा हूँ, है ना, और आप ये चीज़ किसी को मत बताइएगा। वही चीज़ है कि therefore comes into existence when one party makes a proposal or offer, यानी कि प्रपोजल या ऑफर दिया आपने दूसरी पार्टी को, और जो दूसरी पार्टी उसने हाँ बोला, या तो वो हाँ बोलेंगे या फिर बोलेंगे ना। वैसे ना कोई बोलेगा नहीं क्योंकि इलेक्शन किसी को बुरी लगती नहीं, तो वो एक जो है आपका प्रॉमिस बन गया। ठीक है। इन अ नटशेल एन एग्रीमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, यानी कि हमारा एग्रीमेंट क्या हुआ? जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है तो ये हमारा ऑफर बन जाता है। बोले तो बहुत सिंपल टर्म है, जब आप किसी को किसी चीज़ के लिए ऑफर करते हो और वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो आपका एग्रीमेंट बन जाता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर ए ओरली एग्रीड टू सप्लाई 50 kg ऑफ राइस टू अ सर्टेन ब्रांड एंड क्वालिटी टू मिस्टर बी। यहाँ पर क्या है? सर्टेन ब्रांड भी डिफाइंड है और क्वालिटी भी डिफाइंड है। इस चीज को माइंड में लेके चलिएगा, अभी आगे आपको समझ आएगा क्यों मैंने ये दो चीजें हाईलाइट की। एंड टू रिसीव पेमेंट अगेंस्ट इट, यानी कि कोई कंसिडरेशन भी पे हो रहा होगा यहाँ पे, है ना। वहां पर बोला है सर्टेन ब्रांड का राइस और सर्टेन क्वालिटी है, ठीक है, और कंसिडरेशन भी पे हो रहा है। इज इट एन एग्रीमेंट? यस, क्योंकि ए ने बी से बोला कि मैं आपसे XYZ ब्रांड का राइस लूंगा प्लस वो राइस 10 kg होना चाहिए, बदले में मैं आपको कंसिडरेशन दूंगा। कंसिडरेशन क्या दूंगा? आपको मैं 2500 रुपीज दूंगा, ठीक है। तो और बी ने एक्सेप्ट कर लिया, बी ने बोला ठीक है मैं आपको ये दे दूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? ए ने ऑफर किया बी को, बी ने उसको ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक एग्रीमेंट बन गया। आई होप ये क्लियर होगा आपको। ऑब्लिगेशन, एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है ऑब्लिगेशन। अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम अ बार्गेन बिटवीन द पार्टीज टू एग्रीमेंट who are called promiser and the promisee। promiser कौन है? जो आपसे आप बोलते हो किसी को कि प्लीज एक्सेप्ट माय प्रपोजल, वो हो जाता है हमारा promiser, और जो एक्सेप्ट करता है वो होता है हमारा promisee। ये हो आप, ठीक, आप एक रोज ले लो हाथ में, ठीक है, आप अपनी क्रश के पास जाते हो, ये है आपकी क्रश, वो कुछ कर रही है, ये उसके बाल हैं बड़े बड़े लंबे लंबे घने काले मेरे बाल, ठीक है, ये उसकी आंखें, ये उसका मुंह, ये आपकी आंखें, ये आपका मुंह। आप बहुत हैप्पी हो कि मैं जा रहा हूँ अपनी क्रश के पास। ये है एग्जाम्पल में अभी, ये है शिवी। तो आप जाते हो अपनी क्रश के पास, ठीक है, आप बोलते हो कि आई लाइक यू, प्लीज एक्सेप्ट माई ऑफर। तो कौन है यहाँ पे प्रॉमिसर? प्रॉमिसर है आप। क्यों? क्योंकि आप ऑफर दे रहे हो उसको, ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट करती है तो वो बन जाती है प्रॉमिसी, ठीक है। अगर वो रिजेक्ट करती है तो ये ऑफर यहीं पे लैप्स हो जाता है। लैप्स मतलब यहीं पे ये खत्म हो जाता है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। Section 2B says that when the person to whom the proposal is made, जब भी किसी पर्सन जिसको प्रपोजल दिया जाता है वो अपनी असेंट सिग्निफाई कर देता है, the proposal is said to be accepted, and when a proposal accepted becomes a promise. In broad sense, a contract is an exchange of promise by two or more persons resulting in obligation to do or abstain from doing a particular act where such obligation is recognized and enforced by law। यानी कि हम अपने पुराने एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं। आपके पड़ोसी ने आपको बुलाया, बोला बेटा इस दीवार पे हमारे एनिमे पेंट कर देना।
आपने बोला ठीक है कर दूंगा, तो उसने आपको ऑफर दिया, आपने अपनी असेंट दिया, उसके बाद आपने बोला कि ठीक है मेरे को ये पार्ट सामान लगेगा और ये ब्रश लगेंगे और मैं इस टोन में आपका पेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने उसको ऑफर दिया, उसने आपको ऑफर दिया, आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एग्रीमेंट। और अगर दोनों पार्टी में से कोई भी उसको परफॉर्म नहीं करेगा तो क्या दूसरी पार्टी उसको कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि ये कोई भी इलीगल काम के लिए नहीं है। आई होप ये क्लियर होगा। और यहाँ पे जो मतलब है ना कि टू रिजल्टिंग इन ऑब्लिगेशन टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग में हमारा वाला एग्जांपल आएगा जो कि है आपका पनवाड़ी वाला। आप जाते हो उसके पास और बोलते हो कि किसी को मत बताना, तो आप उसको कोई इलीगल काम नहीं दे रहे हो, बट आप उससे प्रॉमिस ले रहे हो कि आप किसी को कोई भी चीज़ नहीं बताओगे। दैट इज योर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। Let's move. Right and obligation. When the parties have made a binding contract, they have created rights, obligation between themselves. The contractual right and obligation are correlative. Example: A agrees with B to sell his car for 10 lakh to him. तो इसमें क्या आपके राइट और ऑब्लिगेशन होंगे? ए बोल रहा है बी से, ये ए है हमारा, ये हमारी बी है, बोल रहा है ये मेरी कार है सेडान मस्त, ठीक है, ये मेरी कार है, यहाँ पे झंडा, ये मेरी कार है, ये मैं तुम्हें सेल करना चाहता हूँ और फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कितना होगा हमारा? कंसिडरेशन होगा हमारा 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर ए की राइट क्या, ए की ऑब्लिगेशन क्या क्या है? जब उसको पैसा मिलेगा बी से तो उसको अपनी कार देनी पड़ेगी, और बी का राइट क्या क्या है कि अगर उसने ए को पैसा दे दिया और बी कार नहीं दे, ए कार नहीं दे रहा है, तो वो कोर्ट में जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं कि साहब जज साहब, मैंने आपको बताया है कि इसने मेरे साथ धोखा किया है, जैसे उसने मेरे साथ धोखा किया था। जज बोलेंगे किसने, तो आपको बोलना उसको छोड़िए अभी इस पे आइए, तो जज हो जाएगा कंफ्यूज। तब आप उनको समझाइएगा कि ए ने मेरे से बोला था मैं तुम्हें अपनी होंडा सिविक कार दूंगा 10 लाख रुपए के लिए, और इसने मुझसे 10 लाख रुपए ले लिए हैं, बट ये अपनी कार नहीं दे रहा है, कह रहा है मेरा पहला प्यार है वो। तो जज उससे कहेगा कि देखो बेटा, चाहे वो पहला चाहे वो दूसरा, तुमने इससे पैसे लिए हैं, यानी तुमने कंसिडरेशन दिया है और ऑफर भी तुम्हें दिया था। बी बेचारा तो हमारा बहुत मासूम है, बी तो हमारा भोला है, बी तो हमारा बहुत ही ज्यादा मासूम इंसान है, तो अब तुम्हें उसकी कार देनी ही होगी, या फिर तुम्हें कार नहीं देना चाहते तो तुम्हें उसके 10 लाख रुपए वापस करने होंगे। तो यही होगा हमारा राइट एंड ऑब्लिगेशन। अब आते हैं, एक टर्म होता है एग्रीमेंट विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे कौन से एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं? तो सबसे पहला है एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स। जैसे इसका एग्जांपल लूं तो सबसे इजी एग्जांपल है कि आपके घर में पेरेंट्स होंगे, उन्होंने बोला होगा बेटा CSEE क्लियर कर लो, CS एग्जीक्यूटिव में आओगे तो आईफोन दिला दूंगा। आपने कहा ठीक है पापा, आपने एक अटेम्प्ट में निकाल लिया, CSEE आपका क्लियर हो गया। अब आप पापा के पास दौड़ते हुए गए, बोले पापा पापा मेरे को आईफोन लेने को बोला था। तो पापा ने बोला बेटा कौन सा आईफोन? तो बोला पापा आपने वो वाला बोला था आईफोन 17 प्रो मैक्स और भगवा कलर वाला। तो पापा कहेंगे नहीं तो आप जाओगे दौड़ते दौड़ते कोर्ट में, बोलोगे जज साहब मैं फिर से आ गया, मेरा नाम है ए, इसीलिए मैं बन जाता हूँ भोला इंसान, मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि आईफोन देंगे CSEE क्लियर करने पे। तो आप जज साहब कहेंगे लेकिन बेटा बाप और बेटे का रिश्ते में तो कॉन्ट्रैक्ट चलता ही नहीं। तो आप कहोगे क्यों जज साहब? तो जज साहब आपसे कहेंगे जाओ पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के आओ, उसमें बोलता है एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स, यानी कि कोई भी ऐसा आपसी समझौता जो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ट्रस्ट बेसिस पे करता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म होता है, क्योंकि वहां पे आपका रिलेशन आ जाता है, दैट इज योर फिड्यूशरी रिलेशन। यानी कि कोई भी ऐसा रिलेशन हस्बैंड वाइफ का, बाप बेटे का, या फिर माँ बेटे का, एक्सेट्रा जो रिलेशन होते हैं उसमें आपका एग्रीमेंट नहीं फॉर्म होता है। इसका एक लैंडमार्क केस लॉ है, दैट इज बैल्फोर वर्सेस मिसेस बैल्फोर केस लॉ।
बैलफोर एक F1 कार ड्राइवर समझ लीजिए उसको, ये आपकी हो गई F1 कार, ये इसके लिखिए, ठीक है। ये बैलफोर है, ये कहाँ रहता है, मोनाको में, बहुत अमीर है, डेली की अर्निंग इसकी मिलियंस में है, ठीक है, डॉलर्स, ठीक है, $10 मिलियन ये इसकी मंथली अर्निंग है, ठीक है। इसने मिस बैलफोर ने कहा, जो कि रहती है पाकिस्तान में, ठीक है, छोटा सा पाकिस्तान में रहती है, गरीब देश है। मिस बैलफोर से कहा कि आप यहाँ सेटल हो जाओ और मैं आपको ना मंथली बेसिस पे $5 मिलियन देता रहूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तो गरीब देश है, इसमें जाके रह लेती हूँ, $5 मिलियन में तो मेरा कितना कुछ हो जाएगा। बट जब ये जाती है यहाँ पे सेटल होती है तो बैलफोर वहाँ से पैसे भेजना बंद कर देता है, कहते हैं तो भिखारी देश है, इसमें क्या ही पैसे भेजूं। तब मिसेस बैलफोर भागती भागती वापस मोनाको आती हैं और यहाँ पे कोर्ट में जाती हैं। तो कोर्ट वाला जो जज होता है वो कहता है देखिए जनाब, ये जो एग्रीमेंट हुआ था ना आपके बीच में, ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में आता है, यानी कि ये हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशन में आता है, तो ये एनफोर्स ही नहीं हो सकता है। तो वो कहती है क्यों नहीं एनफोर्स हो सकता है, कहती है ये सोशल मैटर पे बनाया है, ये आप दोनों का एक ट्रस्ट पे बना हुआ है और हस्बैंड वाइफ के ट्रस्ट को कभी भी नहीं तोड़ा जा सकता और उस पर कभी संदेह भी नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो सकता क्योंकि ये सोशल मैटर पे बना है और सोशल मैटर में हमारा फिड्यूशियरी रिलेशन आता है, फिड्यूशियरी रिलेशन में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता। आई होप ये क्लियर होगा। लेट्स मूविंग टू द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं हम देखेंगे। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट, यानी पहला क्या है पॉइंट हमारा, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, थर्ड and with a lawful object, fourth and are not expressly declared to be void, ये हमारा फिफ्थ, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज एन एग्रीमेंट विद द टर्म दैट ए विल प्रोवाइड 50 kg ऑफ व्हीट ऑन अ प्राइस ऑफ मोर देन ₹50 पर kg, ठीक है। एन एग्रीमेंट कैन नॉट बी एम्बिगियस टर्म, देयरफॉर द एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड। आई एम सॉरी, यहाँ पे इन्होंने पैसे नहीं मेंशन किए हैं इसीलिए एम्बिगियस हो गया। इसको बहुत सिंपल उसमें मैं बताता हूँ। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होती है, किसी ने भी आपके सर पे बंदूक लगा के नहीं बोला होगा कि शादी करो या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। अगर किसी ने आपके सर पे बंदूक लगा के बोला है या फिर आपके पेरेंट्स को किडनैप करके बोला है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो, तो वहां पे आपकी फ्री कंसेंट चली जाती है। जैसे ही आपकी गर्लफ्रेंड बनती है वैसे ही आपकी फ्री कंसेंट चली जाती है। सेम वे में कॉन्ट्रैक्ट भी कभी भी बिना फ्री कंसेंट के एनफोर्सेबल नहीं होता है। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, यानी आप 18 और अबव होने चाहिए। जो भी हमारी लीगली एक्सेप्टेड एज है फॉर कॉन्ट्रैक्ट दैट इज योर 18 और 18+ years, unless until you have a legal guardian the age becomes 21। यानी कि हम अगर देखें तो सबसे पहले हमारा एलिमेंट होगा फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब बिना किसी दबाव के, ठीक है। सेकेंड है हमारा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि 18 और अबव ईयर्स के होने चाहिए फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग। द थर्ड वन इज फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, बदले में आप गांजा दारू सिगरेट ऐसा कुछ नहीं मांग रहे होंगे। जो चीजें लॉफुली कंसिडर हो सकती हैं वही आप मांग रहे होंगे, और किसी लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा भी नहीं हो सकता आप किसी इलीगल चीज के लिए कह रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूं। आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बैठाया, उसने आपको बैठाया और आपके सर पे बंदूक रखी और बोला चल ये साइन कर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें लिखा हुआ है कि आपको 10 लाख गांजे की पुड़िया दी जाएंगी ताकि आप अपनी क्रश के या गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स को मार दो, और उसने आपको ये सब साइन करवाया बंदूक की नोक पे। तो इन तीनों में क्या कहीं आपकी फ्री कंसेंट है या फिर किसी लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए या फिर लॉफुल कंसिडरेशन है,
तीनों चीजें एब्सेंट है, एज वेल एज आपकी एज भी तब 16 थी, तो ये आपका कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो आप करने के लिए। तो यहाँ पर आप कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें ये तीनों चीजें मिसिंग हैं। तो इसको हम अगर आगे समझें तो बोलता है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स, पहला है हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कॉन्सोनेंस एड ईडियम बिटवीन द पार्टीज, यानी कि बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा, यानी कि एक हाथ दे एक हाथ ले, मतलब आप कोई काम करने के लिए रेडी होंगे तो सामने वाला आपको कोई चीज देगा, या फिर आप किसी सामने वाले चीज को कोई चीज पे करने के लिए रेडी होंगे तो वो आपका वो काम कर देगा। द सेकेंड इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। बेटा यहाँ पर्सनल रिलेशन की बात नहीं हो रही है, आपको कोई उसके साथ रिश्ता नहीं बनाना है, लेकिन आपको उसके साथ एक लीगल रिलेशन बनाना है। लीगल रिलेशन मतलब कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर लीगली केस कर सको, लीगली लायबल रहो एक दूसरे के लिए। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब कि आप कोई भी ऐसी चीज के बदले काम करोगे जो कि लॉ में दी गई है कि आप इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। द फोर्थ वन इज कॉम्पिटेंट पार्टीज, यानी 18 और अबव होने चाहिए फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग। जेन्युइन कंसेंट, यानी कि कोई भी फोर्सफुल कंसेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ है कोरिजन, यानी कि कोई भी दबाव में नहीं होना चाहिए। फ्रॉड, कोई भी झूठ बोल के नहीं करवाया गया हो। मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कोई भी धोखाधड़ी से आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करवाया हो। लॉफुल ऑब्जेक्ट नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, यानी कि कोई भी ऐसी काम के लिए नहीं करवाया हो जो कि पब्लिक पॉलिसी में अपोज्ड हो। सर्टेन डिस्क्रिप्शन, सर्टेन डिस्क्रिप्शन क्या होगा हमारा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स होंगे वो एकदम साफ होंगे। परफॉर्मेंस, आप दोनों जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए रेडी होगे, एज वेल एज दोनों बोलोगे कि हाँ मैं ये परफॉर्म करना चाहता हूँ। इसके मैं दो एग्जांपल देता हूँ, एक जो ये सारी चीजें कवर करेगा, एक जो इनमें से कोई भी चीज नहीं कवर करेगा। तो पहला मैं देता हूँ जो कोई भी चीज कवर नहीं करेगा। आप जा रहे थे चुपचाप स्कूल से बंक मार के घूमने के लिए उत्तराखंड, ठीक है। रास्ते में आपको आपके फूफा जी ने पकड़ लिया, बोला बेटा ये तो तुम्हारा स्कूल का टाइम था ना, तुम कहाँ जा रहे हो लल्ला, क्यों जा रहे हो लल्ला। तो आपने उनको समझाया कि फूफा जी ये घर तो है नहीं, आप इधर आइए, आपको कुछ दिखाना है। और आपने उनको चुपचाप बैठा लिया और निकाला पॉकेट से चाकू और गले पे लगा दिया और बोला देखिए अब हम और आप एक एग्रीमेंट करते हैं। क्या एग्रीमेंट करेंगे, उसके यहाँ गर्दन पे चाकू लगा हुआ है, हल्का सा भी चूचा करेगा खींच दोगे। आपने लगाया चाकू, बोला देखिए चाचा, ओ चाचा इधर ध्यान दीजिए, चाचा हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपना मुंह बंद रखिएगा, बदले में हम आपकी जान छोड़ देंगे और आप किसी को बताएंगे भी नहीं कि हम मिले भी थे कि कहाँ जा रहे हैं। और साथ ही साथ आप जो है ना हमारे घर वालों से बोलोगे कि वो तो सही में स्कूल में था, स्कूल ट्रिप पे गया हुआ था। तो आपके जो फूफा हैं वो रेडी हो गए कि ठीक है हम ये काम कर देंगे। तो यहाँ पर आपने उनको ऑफर तो दिया और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, बट क्या ये लीगली एक्सेप्टेड है, नहीं है। क्यों, क्योंकि सबसे पहली बात कंसेंट फ्री नहीं थी उनकी, कॉम्पिटेंट तो थे वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन आप नहीं थे क्योंकि आप 18 से कम हो। लॉफुल कंसिडरेशन था, कंसिडरेशन भी लॉफुल नहीं था, और ना ही किसी लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए काम हुआ था। आपका घूमना फिरना कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है, वो तो आपके लीगल राइट्स में आता है कि हाँ आप कर सकते हो, बट जब तक 18 प्लस नहीं हो जाते हो तब तक आप बिना माँ बाप की परमिशन के नहीं कर सकते हो। और इसका सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो वही अपना पुराना एग्जाम्पल, पड़ोसी के घर में घुसने का। पड़ोसी के घर में आप चुपचाप घुस गए, आपको उसने पकड़ लिया, तो आप क्या बोलोगे, अरे मैं तो पेंट करने आया था। तो कब मैंने बोला, तो आप याद दिलाओगे, अरे हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था वो साल भर पहले कि हाँ हाँ मैं पेंट कर दूंगा, आपने बोला था हाँ, तो अब आप सामान मंगाए हो तो मैं पेंट कर दूंगा। तो इसमें क्या फ्री कंसेंट थी हमारे एग्जाम्पल में, बिल्कुल थी। लॉफुल कंसिडरेशन के लिए था, बिल्कुल था। लॉफुल ऑब्जेक्ट था, बिल्कुल था। तो ये जब तीनों चीजें मेन हो जाती हैं तो वो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है।
नेक्स्ट इज ऑफर और प्रपोजल। ऑफर और प्रपोजल क्या है ये ऑफर? व्हेन वन पार्टी द ऑफरर, जो कि सामने वाले को कोई चीज बोलता है, मेक्स अ डेफिनेट प्रपोजल टू अनदर पार्टी। डेफिनेट का मतलब क्या हुआ? एकदम साफ सुथरा, बिना किसी मिलावट के, शुद्ध दूध की तरह। एंड द ऑफरी एक्सेप्ट इट इन इट्स इटर्निटी एंड विदाउट एनी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन यहाँ क्या? बीकॉम, बीबीए, सीए, सीएस की बात नहीं हो रही है। There is a meeting of the minds of parties and a contract comes into being, assuming that all other elements are to be present. मतलब बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। हमारे ए ने हमारे बी से कहा कि मैं तुम्हें अपनी होंडा सिविक कार 10 लाख रुपए के बदले दूंगा। तो यहाँ पर हमारा क्या था? फ्री कंसेंट थी। और ए जो पार्टी है हमारा, ए पार्टी ने ऑफर किया, ठीक है, ऑफर किया। ये है हमारा ए ने हमारा बी को ऑफर दिया, तो हमारा ए क्या बन गया? हमारा ए बन गया ऑफरर, ठीक है। डेफिनेट है क्योंकि कार के लिए हो रहा है। और ये जो पार्टी है, जो बी है, ये हमारा क्या हो गया? ऑफरी हो गया, क्योंकि इसको ऑफर मिला है, ठीक है। और इसने एक्सेप्ट किया है बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के लगाए, खुद के लगाए। इसने ये नहीं बोला मैं तुम्हें ईएमआई में दूंगा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट दूंगा, या मैं 5 अभी दूंगा, 5 बाद में दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। इसने जस्ट का तस उसको एक्सेप्ट कर लिया है विदाउट एनी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन यानी कि मॉडिफिकेशंस। तो और ये लोग सेम चीज के लिए एग्री हुए हैं, यानी कि ये हमारे कार के लिए ही एग्री हुए हैं, तो हम इसको बोलते हैं एन ऑफर इज मेड। The word proposal is synonymous with the English word offer. An offer is a proposal by one person whereby he expresses his willingness to enter into a contractual obligation in return for a promise, act or forbearance. Section 2A of the Indian Contract Act 1872 defines proposal or offer as when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with the view of obtaining the assent to the other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. इसको हम अपने एक एग्जांपल से समझते हैं। आप कॉलेज में एक अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हो, बेस्ट फ्रेंड के साथ, और आप दोनों कॉलेज से निकलते हो। सामने एक अच्छा सा कैफ़े था, कैफ़े की अच्छी सी एम्बियंस थी, अच्छी लाइटिंग थी, बट आपको घर जाना था। तो आपने अपने दोस्त को एक ऑफर दिया कि भाई चल यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, और 50% पेमेंट तुम करोगे अपने बिल का, 50% पेमेंट मैं करूँगा, लेकिन उससे पहले ना हम मम्मी को कुछ ऐसा बताएंगे कि उनको लगे कि जेन्युइनली हम लोग कॉलेज में फंस गए हैं। तो इसके लिए तुम भागे अपने टीचर के पास, अपनी रिस्पेक्टेड फैकल्टी के पास भागे। तुमने उनको एक ऑफर दिया कि सर 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 मेरी बात सुनिए, हम ना एक बहुत बुरी दुविधा में फंस गए हैं। तो पूछेंगे क्या हो गया बेटा? तो आप कहोगे सर आप हमारी हेल्प करेंगे ना? एकदम पपी फेस बना के, ऐसा रोता हुआ फेस, वाला कहोगे सर प्लीज़ हमारी एक हेल्प कर दीजिए, हम ना आपको ट्रीट देंगे, ट्रीट समोसे की और कोल्ड ड्रिंक की, बदले में आपको बस हमारी मम्मी से इतना बोलना होगा कि मम्मी कि आंटी इनका जो है, या भाभी जो भी कहेंगे, इनका कॉलेज थोड़े टाइम के लिए एक्सटेंड हो रहा है, क्लासेस एक्सटेंड हो रही है। तो यहाँ पर आपने क्या किया? आपने ऑफर किया किसको? अपने फैकल्टी को। तो आप क्या हो गए? ऑफरर हो गए। सामने वाली फैकल्टी हमारी ऑफरी हो गई और उसने एक्सेप्ट कर लिया, यानी विदाउट एनी क्वालिफिकेशन या फिर मॉडिफिकेशन के। तो ये हमारा क्या बन गया? ये ऑफर बन गया। ऑफर वन एक्सेप्टेड बिकम्स एन एग्रीमेंट, यानी कि जब भी ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है वो एग्रीमेंट बन जाता है। अब हम इसकी अगर डेफिनेशन पे आए तो सेक्शन 2A कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन में बोलता है when one person signifies to another his willingness to do, जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर करता है कोई काम करने की या ना करने की,
सॉरी, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे से पूछता है और उसकी इच्छा पूछता है कोई काम करने की या ना करने की, और जब सामने वाला आप खुद की असेंट दे देता है तो वो हमारा ऑफर बन जाता है। एक बार आप इस चीज़ को रीड कर लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, so let's move to the next slide. Rules governing an offer. A valid offer must comply with the following rules. कौन से रूल? ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो लिखे हैं। An offer must be clear, साफ होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए, कंप्लीट एंड फाइनल। कंप्लीट एंड फाइनल मतलब पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी वेग, वेग नहीं होना चाहिए, वेग मतलब उलझुल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रॉमिस टू पे एन इंक्रीज प्राइस फॉर अ हॉर्स इफ ही प्रूव्स लकी टू द प्रॉमिसर, इट्स टू वेग एंड इट्स नॉट बाइंडिंग। मतलब कि ये बता रहे हैं यहाँ पे कि एक घोड़ा खरीदना चाहता है ए बी से, और वो बोलता है कि वो 2 गुना पैसा देगा अगर वो उसके लिए लकी हुआ, तो ये क्या वेग है? बिल्कुल है। और ये क्या बाइंडिंग है? बिल्कुल बाइंड नहीं करना है। तो हमारा ऑफर ऐसा होना चाहिए कि जो दोनों पार्टीज को बाइंड करे। सेकेंड है, एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को पता ही ना हो कि एक ऑफर हुआ है कि नहीं हुआ है। इसका एक केस लॉ है, जी वर्सेस एल। तो उसमें क्या होता है, एल जी के यहाँ एक नौकर होता है, सर्वेंट होता है, और जी का नेफ्यू खो जाता है। जब खो जाता है तो सारी जगह पैम्पलेट बांटता है कि कोई तो ढूंढ दो, जो ढूंढेगा उसे 10,000 रुपये मिलेंगे। और एल ऐसे गार्डन में अपना काम कर रहा था, क्योंकि सर्वेंट था, उसको झाड़ियों के बीच में उसका नेफ्यू मिल गया। तो फिर वो बोलता है, जाता है, अपने मालिक को दे देता है। ठीक है, फिर शाम को जब वो सब्जी लेने जाता है तो पैम्पलेट देखता है कि यार ये तो पैम्पलेट लगा हुआ है, इसका नेफ्यू खोया था, मैंने जो ढूंढेगा उसे 10,000 मिलेगा। तो भागते भागते वही मार्केट से जी के पास जाता है और बोलता है, देखिए आपके नेफ्यू को तो मैंने ढूंढ दिया, तो मेरे 10,000 कहाँ है? तो वो कहता है, कौन से 10,000? तो वो कहते हैं, यार मैंने ढूंढा है तुम्हारे नेफ्यू को, और 10,000 मेरे बनते हैं, तुमने एडवर्टाइज किया है। तो वो जी कहता है, इधर आओ, बैठो मेरे पास जरा, नीचे बैठो, नीचे, नौकर हो ना, नीचे बैठो, और ये बताओ कि क्या तुम्हें पता था कि मैं 10,000 दूंगा? तो कह रहा नहीं। तो कह रहा है, तब भी तुमने ढूंढा मेरे नेफ्यू को? कह रहा हाँ। तो कह रहे, यानी कि तुम्हें तो पता ही नहीं था ऑफर का, तो कोई काम ही नहीं आएगा। तो वहीं यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, यानी कि जो ऑफर कर रहा है वो सामने वाले को बताए तो कि वो ये ऑफर दे रहा है। बिना बताए कोई बात नहीं होती, और जो बताता नहीं है उसका पत्ता कट जाता है। An offer becomes effective only when it has been communicated to the offeree, so to give him an opportunity to accept or reject the same. यानी कि बोल रहा है, ऑफर जो है इफेक्टिव तभी होता है जब वो कम्युनिकेट हो जाता है ऑफरी से, और उसको अपॉर्चुनिटी देता है टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। हमारा जो एग्जांपल था, अगर वो नौकर पैम्पलेट देखता और साफ से बोलता है, साफ साफ मैं ढूंढूंगा, 10,000 रुपये लूंगा, तो फिर ये एक वैलिड ऑफर हो जाता। उसने नहीं बोला तो ये एक, वो पैम्पलेट भी नहीं देखा तो एक इनवैलिड ऑफर था, क्योंकि वो चीज़ तो कम्युनिकेट हुई नहीं उनके बीच में। द कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर मे बी मेड बाय एक्सप्रेस वर्ड्स, ओरल, रिटन, और इट मे बी इम्प्लाइड बाय कंडक्ट। यानी कि या तो ऑफर रिटन हो सकता है, या ओरल हो सकता है, या फिर कोई भी एक्शंस के थ्रू ऑफर बन सकता है। अ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफरिंग में भी जर्नल और स्पेसिफिक। कम्युनिकेशन जो है जर्नल हो सकता है, यानी कि पब्लिक एट लार्ज में भी हो सकता है, और पर्टिकुलरली पर्सन को भी हो सकता है। जैसे हमारे ये एग्जांपल में जी वर्सेस एल वाले में उसने पब्लिक को ऑफर दिया था, जो भी ढूंढेगा 10,000 ले जाएगा, और यहीं पर अगर वो अपने नौकर को देता तो वो एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन होता है कि मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्टी को दे रहा हूँ।
Where an offer is made to a specific person, it is called specific offer and it can be accepted only by that person. यानी specific person जब भी और specific offer जब भी होता है, it is only for specific person and not for any other person, और वो specific person भी किसी और पे वो चीज़ नहीं डाल सकता है. But when an offer is addressed to a certain body of individual, that is to the world at large, it is a general offer and can be accepted by any members of the general public by fulfilling the conditions laid down by the offer. हमारे एग्जाम्पल में जी ने पब्लिक में पैम्पलेट बढ़वाए थे, जो भी मेरा नेफ्यू ढूंढेगा उसको मैं 10,000 दूंगा. तो वो क्या है, वो एक जनरल ऑफर है, वर्ल्ड एट लार्ज में हुआ है. अब कोई भी उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, जी को कम्युनिकेट करेगा, तो वो एक पब्लिक ऑफर बन जाएगा और वो परफॉर्म कर सकता है. आई होप ये बहुत इजी है और बहुत क्लियर हो गया होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज लैप्स ऑफ ऑफर. लैप्स यानी ऑफर को ठुकरा देना या फिर ऑफर का खत्म हो जाना. Section 6 deals with various modes of lapse of an offer. It states that an offer lapse if एक ऑफर लैप्स हो जाता है अगर it is not accepted within the specified time, if any, or after a reasonable time, if non-specified. कहने का क्या मतलब है, G और L वाले एग्जाम्पल में उसका जो नेफ्यू खोया था, तो उसने अगर कोई स्पेसिफाइड टाइमलाइन लगा दी होती कि जो 1 हफ्ते में मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा वो 1 लाख पाएगा, और कोई 1 हफ्ते में ढूंढ के ना ला पाता, तो उसका वो ऑफर वहीं पे लैप्स हो जाता. ठीक है. और अगर वो नहीं जैसे उसने कोई टाइम लिमिट नहीं लगाई थी उसमें, और कोई 1 महीने में ढूंढ लाता, तो वो रीजनेबल टाइम के बाहर होता, तब भी वो ऑफर लैप्स हो जाता. इट इज नॉट एक्सेप्टेड इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उस ऑफर में लिखा हुआ होगा या फिर बताया हुआ होगा कि हमको एक्सेप्टेंस आपका रिटन फॉर्म में चाहिए या फिर ओरल फॉर्म में चाहिए, तो जिस भी फॉर्म में वो स्पेसिफाइड होगा उसी फॉर्म में आपको एक्सेप्टेंस देना होगा. अगर इसका एग्जांपल एक देता हूँ, आप रात में अपनी क्रश से चैट कर रहे हो और आपने उसको प्रपोज किया और आपने उसमें नीचे लिख दिया कि मेरे को कल कॉलेज में मिलके बताना. तो जब वो आपसे कॉलेज में मिलेगी और उसने अगर ओरल फॉर्म में दिया आपको, तो यानी कि वो आपका ऑफर लैप्स नहीं होगा, और अगर उसने रिटन फॉर्म में दे दिया यानी कि आपका ऑफर लैप्स होगा. ये एक इमेजिनरी है क्योंकि आपके साथ कभी ऐसा होगा नहीं. द ऑफरी रिजेक्ट्स इट्स बाय डिस्टिंक्ट रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट इट, यानी कि वो कोई और रीजन से उस चीज को रिजेक्ट ही कर देता है सामने, तो भी ऑफर लैप्स हो जाएगा. Either the offerer or the offeree dies before the acceptance, यानी दोनों रेडी थे करने को, लेकिन रास्ते में जा रहे थे कार एक्सीडेंट में, जिसने प्रपोज किया था और जिसने एक्सेप्टेंस दी थी प्रपोजल की, दोनों में से कोई एक मर गया या दोनों मर गए, तो वो ऑफर वहीं पे खत्म हो जाता है. द एक्सेप्टर फेल्स टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एन एक्सेप्टेंस, यानी कि कोई भी ऐसी कंडीशन लगी थी ऑफर में कि आपको वो करनी है एक्सेप्टेंस देने से पहले और आप वो नहीं कर पाते हो, तो भी आपका ऑफर लैप्स हो जाता है. द ऑफरिंग मेक्स अ काउंटर ऑफर, इट अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ऑफर एंड एन ऑफर बाय द ऑफरी मे बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द ऑफरर. यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो गया. कैसे, आप गए एक दुकान पे, आपने बोला मुझे iPhone 16 चाहिए जो 60,000 में होगा. आपने सामने वाले को अपना बताया कि मैं 60,000 कंसिडरेशन पे करूंगा फॉर iPhone 16. ठीक, सामने वाले ने बोला कि भैया iPhone 16 तो है बट वो 80,000 का है. तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक काउंटर ऑफर आ गया. आपने ऑफर दिया, उसके बदले आपको एक ऑफर आ गया कि है तो लेकिन 80,000 का है, 80,000 का है. तो अब यहाँ पर आप क्या बन गए, अब यहाँ पर आप बन गए ऑफरी और सामने वाला क्या बन गया, ऑफरर. पहले आप क्या थे, पहले आप ऑफरर थे, सामने वाला ऑफरी था, आपने ऑफर दिया था, सामने वाला एक्सेप्ट करता. बट अब सामने वाले ने आपको ऑफर दिया, अब आपको एक्सेप्ट करना है, तो इससे हमारा जो पहला वाला ऑफर है वो लैप्स हो जाता है. नेक्स्ट है हमारा कि रेवोकेशन ऑफ ऑफर बाय द ऑफरर. ऑफर जो रेवोकेट है वो ऑफरर खुद ही रेवोकेट कर देता है. रेवोकेट मतलब खत्म कर देना.
या फिर हटा देना, हटा देना इज मोर अप्रोप्रिएट, हटा देना, ठीक है। एन ऑफर में बी रिवोक्ड बाय द ऑफरर एट एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस, यानी बिना एक्सेप्टेंस से पहले कभी भी ऑफर जो है वो हटाया जा सकता है। रेवोकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी as it does not take effect unless it is actually communicated to the offeree। बहुत सिंपल है, आपने रेवोकेट तो कर दिया लेकिन सामने वाले को बताया नहीं, उसको कम्युनिकेट ही नहीं किया, तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बिफोर इट्स एक्चुअल कम्युनिकेशन द ऑफरी मे एक्सेप्ट द ऑफर एंड क्रिएट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। द रेवोकेशन मस्ट रीच द ऑफरी बिफोर ही सेंड्स आउट द एक्सेप्टेंस। इसमें ये बोलना है कि आपको सामने वाले के एक्सेप्ट करने से पहले उसको रेवोकेशन का बता देना है। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया और सेम टाइम में आपने रेवोक किया ऑफर, तो दोनों में से जो पहले पहुंचेगा वही बाइंडिंग होगा। और ऑफर को जो है स्पेसिफाइड टाइम के लिए खोलना पड़ेगा ताकि वो और सामने वाला उसको रिवोक कर दे, सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर ले या फिर आप रिवोक कर लो। तो आज की हमारी जो क्लास थी वो थी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। बेसिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इसका पार्ट 2, उसमें हम इसमें और डीप डाउन करेंगे। और आपके कोई भी जो डाउट्स हैं वो हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। इट विल बी क्लियर्ड विद इन 48 आवर्स। आई होप आप सब मन लगा के पढ़ रहे होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।